नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती हैं जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी। नाज़रीन, हर बार की तरह एक नए मेहमान और एक नए मौजू के साथ आए हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है मोटर व्हीकल एक्ट, और हम बात करेंगे मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल के बारे में। नाज़रीन, हम जानेंगे कि क्या कवानीन बनाए गए हैं इस एक्ट में और कैसे कैसे तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं एक आम इंसान को। और इस मौजू पे बात करने के लिए जो आज के हमारे मेहमान जज साहब हैं वो हैं जहांगीर अहमद बख्शी, जो तैनात हैं सब जज सेक्रेटरी डालसा श्रीनगर, और एडिशनल चार्ज है जिन्हें सेक्रेटरी डालसा बड़गाम का। जैसा आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जैसे कि हमने MACT एक्ट की बात की और मोटर व्हीकल एक्ट की बात की, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या है मोटर व्हीकल एक्ट, और उसके साथ ही फिर हम आएंगे कि कैसे डिफरेंट ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं, क्लेम्स ट्राइब्यूनल्स हैं एक्सीडेंट के, कैसे ये काम करते हैं। तो जैसा हम जानेंगे कि क्या है मोटर व्हीकल एक्ट। ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 में इसको नाफिजुल अमल किया गया है जी। ये कानून बज़ात खुद एक मुकम्मल ज़ाबिता है जी। जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट को देखता है। गाड़ी के रिलेटेड जो रोड ट्रांसपोर्ट है, इससे जितने भी मसाइल हैं इन सब को मोटर व्हीकल एक्ट डील करता है। यानी गाड़ी बनाता कैसे है, जितने भी गाड़ी रोड पे कैसे आएगी, कौन चलाएगा, कैसे चलानी है जी, ये सारे मसाइल को डील करता है। यानी ये पूरा मैकेनिज्म जो है डिसाइड रोड ट्रांसपोर्ट का जितना भी हमारा मैकेनिज्म है वो सारा मोटर व्हीकल एक्ट में बयान किया गया है जी। तो इस मोटर व्हीकल एक्ट में वक्तन फवक्तन इसको बेहतर, जो तजुर्बे से बात चली है, बेहतर बनाने के लिए वक्तन फवक्तन इसको तरामीम भी बामल लाई गई है जी। और इस मोटर व्हीकल, इस गाड़ी से, ये जो रोड ट्रांसपोर्ट से, इससे जो मसाइल पैदा हुए हैं उन मसाइल को डील करने के लिए जो मैकेनिज्म बयान हुआ है वो भी मोटर व्हीकल एक्ट ने खुद ही बयान किया है जी। उन मसाइल में से एक मसला है कि अगर गाड़ी चलाने से कोई हादसा सरजद हो जाता है तो उस वक्त में क्या किया जाए जी, क्या क्या कौन कौन से इदारे हैं जो इस मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे जी, और क्या क्या तौर तरीके हैं जो उसमें खुद बयान किया है इसने जी। तो उसमें है एक हमारा जो इदारा है वो है मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम्स ट्राइब्यूनल जी, यानी कि हादसे के वक्त जो भी हालात हुए हैं उनको कैसे डील किया जाए, उससे निमटने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल्स क्लेम्स ट्राइब्यूनल का इनेकाद हुआ है जी। जैसा क्या है फंक्शनिंग इस मोटर व्हीकल एक्ट, ये जो एक्सीडेंट ट्राइब्यूनल है कैसे फंक्शनिंग की जाती है? हाँ, ये देखिए, जब ये हमारी जो मोटर व्हीकल एक्ट है इसका जो मैकेनिज्म है ये इस तरह हुआ है कि हमारी ये कोशिश रहती है जितने भी स्टेक होल्डर्स, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे जो रोड जो RTOs हैं या पुलिस हैं, या जो मोटर व्हीकल्स एक्ट जो क्लेम्स ट्राइब्यूनल है, इन सब का जो ये मुश्तरका इश्तराक ये है कि गाड़ी चलाने से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी का माली, किसी का जानी नुकसान नहीं होना चाहिए जी। लेकिन इन सब तदाबीर के बावजूद भी हादसे हो जाते हैं तो उन हादसों को ह्यूमनाइज कैसे किया जाए जी। उनमें जो जिसमें अगर किसी की जान चली गई है किसी हादसे में, उसमें मरहमत कैसे पैदा की जाए जी। तो उसको, इसके लिए मोटर व्हीकल्स, ये जो एक्सीडेंट्स क्लेम्स ट्रिब्यूनल है इसका ज़हूर हुआ हमारी सोसाइटी में। जैसे हमारी जो ज़ाब्ते दीवानी जो है, फौजदारी जो हमारी दीवानी कोर्ट्स हैं, उनका प्रोसीजर थोड़ा लंबा चौड़ा है जी। किसी तयन करने के लिए, किसी मैकेनिज्म को तय करने के लिए, किसी के राइट्स को तय करने के लिए वो थोड़ा उसमें वक्त लग जाता है क्योंकि ये हादसा हुआ है, इसमें लोगों के फ़ायदे के लिए बिना तवालत के कोई फैसला हो जाए, उसके लिए ये मोटर व्हीकल्स जो है क्लेम्स ट्रिब्यूनल का इनेकाद हुआ और इसके फैसले जल्द प्रोसीजर के मातहत नहीं थे, ये खुद अपना प्रोसीजर बना सकते हैं और इसका प्रोसीजर बड़ा छोटा सा है। कंप्लेनेंट को सुनने के बाद कंपनी जो भी इंश्योरेंस है या मतलब ड्राइवर है या उनने सुनने के बाद एक मुख्तसर से प्रोसीजर का फॉलो करने के बाद इसको फैसला देना है, मतलब ये इसकी फंक्शनिंग है जी। ये इसका फंक्शनिंग ये है कि हादसे के बाद जो भी नुकसान हुआ है उसका तयन करके इंश्योरेंस कंपनी या ड्राइवर जिसे सादद हुआ है कि वो अदा करें, ये उसका बेसिक मैकेनिज्म
जी, जैसे कि आपने कहा कि हमारा जो दीवानी प्रोसीजर है वो काफ़ी, अगर देखा जाए टेक्निकल है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं, हमारे जज साहिबान को मद्देनज़र रख के वो चलनी पड़ती हैं। ये जो लिटिगेशंस एक्ट में आती हैं, ये वेलफेयर लेजिस्लेशन है, इसमें जो भी लिटिगेशंस आती हैं इसमें बड़ा नजर रखी जाती है और बड़ा सेंसिटिवली डील किया जाता है। तो हम जानेंगे क्या वक्तन फवक्तन इसमें जो भी तरमीमें लाई गई हैं, क्या क्या तरमीमें लाई गई हैं इस एक्ट में और बेहतरी लाने के लिए। जैसे कि मैंने अर्ज किया कि पहले से ही एज ए सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लोगों को इसका मिलना चाहिए। तो इस वजह से जो ज़ाब्ते दीवानी है उससे अलग रखा गया, हटके रखा गया है इसको। इसमें इसके पास क्या रखा गया कि ये जल्द अज जल्द ये कि प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज़ में ये केस फंसना नहीं चाहिए। तो उसमें 1980, जैसे मैंने कहा 1980 मतलब नाफिजुल अमल हुआ है। इसमें जब इसको लागू किया गया तो हमें यह पता चला कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे इसमें तवालत का शिकार है, ताखीर का शिकार होता है। तो 2009 में ये जो है जगदीश त्यागी वाली जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने इन सारे जो कवानीन उस टाइम बने थे उन्होंने एक स्कीम बनाई मोटर ये जो एक्सीडेंट्स के लिए, जो एग्रीड प्रोसीजर उन्होंने एक बताया कि इसको फॉलो किया जाए ताकि ये जो फैसले में तवालत हो रही है वो इसका शिकार ना हो। तो उस एग्रीड प्रोसीजर में जैसा कि ये जो कंपनीज हमारी ये क्लेम पिटिशन दायर होती थी तो उनका चाहे जो भी उनका जब क्लेम पिटिशन का हो उनका यही रवैया था इंश्योरेंस कंपनीज का, या फॉर दैट मैटर हम ऑनर का देख ले या फॉर दैट मैटर हम ड्राइवर का, क्योंकि ये सारी फिर उसमें पार्टीज बन जाती हैं। तो उनका ये रवैया है कि इसको चलाओ, फिलहाल कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को फैसला करने का दे दो। कि उसमें क्या लगता था, उसमें पहले जो क्लेमेंट था उसको एविडेंस अपनी लानी है, गवाही शहादत जो भी उसको लानी है, उसके बाद जो है वो जो अदर साइड कंपनी है फिर वो गवाह। अब ये तो मिनिमम प्रोसीजर इसमें फॉलो करना है। उस गवाही के बाद अब उसमें ये थोड़ा तवालत का शिकार हो जाता था। तो उस चीज को निपटने के लिए, इसमें बेहतरी लाने के लिए 2019 में पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने, तो फिर जो हमारी अदालत उज़्मा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इन्होंने जगदीश श्राफ जो वर्सेस यूनियन ऑफ नेशनल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया में कुछ गाइडलाइंस को डेवलप किया, अडॉप्ट किया। और उनमें यह भी कहा गया कि ये पूरे मुल्क में इसको मुंतशिर किया जाए ताकि पूरे मुल्क में एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉलो हुआ। जी। लेकिन 2017 में जब ये केस फिर से लगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, तो ये पता चला कि ये डिफरेंटली फॉलो हो रहा है, यानी पूरे मुल्क में इसको यूनिफॉर्म तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा। तो अदालत उज़्मा ने नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को उसमें पार्टनर बनाया और उनसे कहा कि इस स्कीम को मॉनिटर किया जाए ताकि यूनिफॉर्म एक प्रोसीजर, एक जल्द इन जो क्लेम पिटिशन है इनका निपटारा हो सके। यानी नालसा का वजूद आया इस स्कीम, उसका उनको एज पार्टनर बनाया कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए। ये जो मॉडिफाइड प्रोसीजर हमने एग्रीड प्रोसीजर बनाया है इसको नाफिजुल अमल पूरे मुल्क में किया जाए। तो फिर बाद में जो हमारी कानून साजिया है उन्होंने 2019 में ये जब सारा प्रोसीजर फॉलो हो रहा था, या जो सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की जो गाइडलाइंस है जो बनाई थी, उन्होंने इसको एक कानून की शक्ल दी। उन्होंने 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट को ही अमेंड किया। जी। तो उस अमेंडमेंट में जो गाइडलाइंस दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नालसा ने वक्तन फवक्तन 2009 से लेकर 2019 तक जो डेवलप प्रोसीजर हुआ था, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस डेवलप हुई थी, उनको उन्होंने कानूनी शक्ल दे दी मोटर व्हीकल एक्ट में। मोटर व्हीकल एक्ट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैक्ट का जो प्रोसीजर है उसको चेंज किया। इंश्योरेंस कंपनीज जो इसमें स्टेक होल्डर है उनको क्या करना है वो बता दिया। जो पुलिस है इसमें उनका क्या रोल है वो भी बता दिया। क्लेमेंट्स हैं उनका क्या रोल है, जो और ड्राइवर ऑनर है गाड़ी का उनका एक बाज़ाब्ता एक रोल बताया उसमें। तो इसमें जब हम जाते हैं, सबसे पहले जो रोल है वो जब भी कोई हादसा हो जाता है सबसे पहले जो पिक्चर में आता है जो वो है पुलिस। यानी पुलिस जो हमारी जो रिवायती तौर तरीके से चलती थी उनका ये प्रोसीजर था, वो एफआईआर लॉन्च करती थी किसी एक्सीडेंट के बारे में, तो फिर उसको सीआरपीसी के तहत वो अपना प्रोसीजर जो उनको फॉलो करना था वो करते थे। सर, और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता था, अगर एक्सीडेंट हुआ भी होता था तो अगर कहीं खुद भी मतलब कोई ऐसा छोटा मोटा एक्सीडेंट होता, कल को फिर कोई इंश्योरेंस क्लेम करना होता गाड़ी को लेकर, कभी कभी तो एफआईआर भी नहीं लॉन्च होती। एफआईआर भी नहीं। तो उस चीज को निपटने के लिए क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि ये जो है, ये जो पुलिस है, जब ये इनका क्या रोल रहेगा? हाँ, इनका क्या रोल रहेगा? इनका रोल ये रहेगा कि एफआईआर करने के साथ साथ एक एक्सीडेंटल रिपोर्ट भी बनाएंगे, एआईआर उसको कहेंगे या एफआईआर कहेंगे, मतलब फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट या एक्सीडेंटल रिपोर्ट।
जी। एक्सीडेंटल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो उसको विद इन 40 आवर्स, पहला स्टेप है जो पुलिस को करना है जी। ये उसको विद इन 48 आवर्स ऑफ द एक्सीडेंट करना है जी। जो ही वो करेगा, ये एक्सीडेंटल रिपोर्ट बनाएगा, ये तो पहले ये इंश्योरेंस कंपनी को देगा जी। जिस कंपनी का इस गाड़ी का इंश्योरेंस हुआ होगा जी। तो पहले उनको आधा दे देगा। अच्छा, ये जो ड्राइवर है जिसकी गाड़ी से ये सरजद हुआ है, या ये जो गाड़ी का मालिक है, उनको भी दे देगा रिपोर्ट। ये जो क्लेमेंट्स हैं, मतलब अगर कोई जख्मी हुआ है उसको दे देगा, अगर किसी की जान चली गई है, जो भी उसके वरसा हैं, जो भी वारिस होंगे उसके, वो उनको इसकी कॉपी दे देगा कि ये हमने किया है। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी जो ही ये रिसीव करेगा ये रिपोर्ट, एक्सीडेंटल रिपोर्ट, वो उनको अब करना है चेक इस गाड़ी का क्या, ये जो बंदा चला रहा था क्या उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके पास आरसी है, उसके पास इंश्योरेंस है। अब उसके लिए उसको इश्तराक चाहिए आरटीओज का। जी। एक्ट ने बजाते खुद इसमें जो अमेंडमेंट के बाद ये नाफिज की, उन पर यह जिम्मेदारी आयद की है आरटीओज के पास, एआरटीओज के ऊपर, कि जो ही उनको कंपनी की तरफ से ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि अमेंडमेंट जो हम 2019 में हुई है, उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट की सर्विसेज को, ये जो लीगल मतलब ऑनलाइन जो सर्विसेज हमारी होती हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया। जी। यानी कि ऑनलाइन आपको ये जो सर्विसेज हैं उनको लीगल जो उनको सैंक्शन मिली है जी। वो उनको 2019 वाली अमेंडमेंट में दिया है। उनको अब जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब आरसी के बारे में, आरसी किसके नाम पर है, गाड़ी का ये जो इंश्योरेंस है किसके नाम पे है, कितना है। अच्छा, ये जो है ये सारी डिटेल उनको ऑब्लिगेशन बाय पहले तो ये था कि उनके पास ऑब्लिगेशन नहीं थी, मतलब जस्ट एट देयर ओन डिस्क्रिशन। लेकिन कानून ने अब ये क्या किया, एक तो लिमिट भी फिक्स कर दिया और ये लाजमन करार दिया कि आप ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को भी देंगे। जी। पुलिस के साथ साथ अगर आपको कोई मतलब लीगल सर्विसेज अप्रोच करता है या क्लेमेंट खुद अप्रोच करता है, जो भी प्रेस्क्राइब्ड फीस है उस पर भी ये मतलब आयद है आरटीओज पर कि वो इन्फॉर्मेशन को डिसमिनेट करेंगे। जो भी उनके पास एक्सीडेंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो पुलिस अथॉरिटीज को देंगे, इंश्योरेंस कंपनीज को देंगे, और अगर कोई उनको अप्रोच लवाहकिन करेंगे, कोई लीगल हेयर करेगा या मतलब कोई जख्मी है वो खुद अप्रोच करेगा, उनको भी जो भी प्रेस्क्राइब्ड फीस है उसके तहत वो इन्फॉर्मेशन देनी है विद इन 10 डेज। ये उनको जरूरी देनी है। इसके बाद पुलिस का दूसरा स्टेप है कि ऑनर से वो आप पूछताछ करेगा, ऑनर से पूछेगा ये गाड़ी आप इसके रिलेटेड आपके पास क्या कागज है, वो भी एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, वो इसमें दे देगा। ड्राइवर से भी ले लेगा। जब ये इन सब से ले लेगा ये सारी इंफॉर्मेशन, तो ये क्या करेगा, इंश्योरेंस कंपनी को इसमें जिम्मेदारी एक है, इनफैक्ट दो जिम्मेदारियां हैं। एक तो वो इस नई स्कीम जो 2019 में आई है इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए नोडल ऑफिसर उनको अपॉइंट करने हैं जी, कि जो इन क्लेम्स को डील करेंगे जी। तो नोडल ऑफिसर के साथ साथ उनको विदाउट एनी डिले उसमें अब हर एक क्लेम के लिए उनको डेजिग्नेटेड ऑफिसर भी करना है। एक तो नोडल ऑफिसर करना है स्कीम के लिए, दूसरा है जो ही सरजद होगा, एक्सीडेंट होगा, तो उस एक्सीडेंट को डील करने के लिए दे हैव टू डेजिग्नेट एन ऑफिसर उस क्लेम को देखने के लिए। अब उस क्लेम को देखने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है वो मैं आगे बयान करूंगा। तो अब उसमें क्या है, जो ही ये पुलिस ने सबसे बात कर, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमें इंश्योरेंस कंपनी है, ड्राइवर है, क्लेमेंट है, सबसे जब ये मिलेगा तो ये इंफॉर्मेशन ये क्लेमेंट को दे देगा जी। ये क्लेमेंट को देनी है, या उनके लीगल हेयर हैं या इंजर्ड खुद भी हो सकता है, ये उनको विद इन 30 डेज देनी है जी। अच्छा, इस दौरान क्या है, जो इन्वेस्टिगेशन तो चलती रहेगी, जो उसका मतलब जो ज़ाब्ते फौजदारी में उसको रिवायतन करनी है वो चलते रहे। जैसे उसको गवाहन के बयानात लेने हैं, मौके का साइट प्लान बनाना है, मतलब ये जो उसका अगर डेथ हुई है या इंजर्ड हुआ है तो उसकी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए हमें, तो वहाँ पर जो मेडिकल जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उन पर भी जिम्मेदारी आयद है जी, कि दे विल ट्रीट एज ए प्रायोरिटी, इसको डील करेंगे। यानी जैसे एक्सीडेंट होता है और कहीं पे भी इस बंदे को, जो विक्टिम है, विक्टिम को जहां लिया जाता है, तो मेडिकल की ये जिम्मेवारी है कि पहले सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले उसको डील करना है जी। उसमें ये जो गवर्नमेंट की जो सेक्शन में यहाँ पे ये जो अमेंडमेंट आई है इसमें ये एक प्रोविजन और ऐड कर दिया है 162। उसमें क्या कहा गया है, उसमें देखा गया है कि तजुर्बे से ये बात चली, जो ही ये हादसा सरजद होता है एक गोल्डन आवर होता है जी। गोल्डन आवर ये साइंटिफिकली हुआ है कि अगर हादसे के पहले घंटे में एक विक्टिम को अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा तो ये देखा गया है कि बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ज्यादा होंगे। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कानून साजिया ने सेक्शन 162 में ये बताया कि गोल्डन आवर स्कीम होगी जी। अब ये गोल्डन आवर स्कीम में क्या है, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस है या लाइफ इंश्योरेंस है,
वो सारी जो है गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक फंड क्रिएट करेंगे जी। उस फंड से क्या होगा, ये जो गोल्डन आवर का ट्रीटमेंट जो है वो ट्रीटमेंट पूरा होगा, वो हॉस्पिटल जो तो देना है, दे कैन नॉट, वो उसको डिनाई नहीं करना है ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल बर्डन, मतलब ये है कि फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस वो इसको डिनाई नहीं कर सकते। उनको ट्रीटमेंट देना है कैशलेस ट्रांजैक्शन में, उसको फिर गवर्नमेंट जो फंड क्रिएट हो जाएगा उनके इश्तराक से, उसमें फिर हॉस्पिटल रिएम्बर्स हो जाएगा। ओके। तो यानी फिर बाद में वो, यानी मेन जो फोकस किया गया है वो फंड रेज किया गया है इंश्योरेंस कंपनी से, ताकि वो जो 1 घंटा है, पहला घंटा गोल्डन आवर जिसको कहा जाता है, वो जो है वो पूरा हो और उसमें चांसेस जो है उस विक्टिम के बचने के चांसेस बन जाते हैं जी। ये तो इंश्योरेंस कंपनीज के, यानी ये एक खूबसूरती है, ये है कि नए एक्ट में है जो इसमें लाया गया है जी। तो इसके बाद ये है कि ये जो SHO है हमारा, इसकी ये भी जिम्मेदारी है कि जो ये रिपोर्टें बनाएगा, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस, जितने भी हमारे लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन हैं, जिसमें पैनल हमारा लीगल एड क्लिनिक भी है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, तहसील लेवल पे हमारी तहसील लीगल सर्विस कमेटी है, हर एक जिले में, हर एक तहसील में ये कायम है जी। उनको भी ये इन्फॉर्म करना है, ये कॉपी वहाँ भी उनको प्रोवाइड करनी है, ताकि अगर किसी जगह से कोई मतलब इन्फॉर्मेशन ना हुई हो तो एटलीस्ट हम यहाँ से अपनी लेवल पे उनको इन्फॉर्म कर सके कि आप ये कर सकते हैं। ये जब सारी रिपोर्टें तैयार हो गई हैं, SHO को ये जिम्मेदारी है, जो क्लेमेंट है, ये जो इंजर्ड है, उनको भी उसको इन्फॉर्म करना है कि अब आपकी ये सारा कंप्लीट जो प्रोसीजर हो गया, अब आपके ये हुकूक हैं जी, ये जो हुकूक मैं आगे बयान करूंगा, ये आप ये रिमीडियल मेजर्स आप कर सकते हैं जी। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा, उसको एक इंटरिम एक्सीडेंटल रिपोर्ट मैक्ट में पेश करनी है जी। जिस इलाके में ये सर्जत हुआ है, उस SHO, उस इलाके का SHO ये रिपोर्ट बनाएगा, विद इन 15 डेज उसको 50 में ये रिपोर्ट पेश करेगा उस मैक्ट में जिसका इसका हद इख्तियार होगा जी। विद इन 50 डेज वो रिपोर्ट पेश करेगा वहां, ये है इंटीरियम एक्सीडेंटल रिपोर्ट जी। वो जो ट्राइब्यूनल होगा वो उसको रजिस्टर करना है एज मिसलेनियस एप्लीकेशंस, उसमें कार्रवाई चलनी है जी। उसमें मतलब मैक्ट को जो भी सही लगे वो कार्रवाई अमल ला सकता है जी। अब इसमें है कि हर एक अथॉरिटी के पास जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको विद इन टाइम लिमिट फॉलो करना है। जैसे RTO के पास कोई मतलब SHO को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, विद इन 15 डेज उसको देनी है, क्योंकि सर्विस ऑनलाइन है, ही कैन प्रोवाइड इट ऑनलाइन सर्विस। SHO को भी इख्तियार है कि वो जो हमारा परिवहन पोर्टल है, जिसको मार्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज डील करती है, वहां से वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है आराम से कि ये उसको पता लगेगा कि ये ड्राइविंग लाइसेंस सही है, अगर सही है तो किसके नाम पे है, वो वहाँ पे वो सुविधा ले सकता है। इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी को उसको कुछ कम्युनिकेशन खातों किताबत करनी है, इंश्योरेंस कंपनी पे भी जिम्मेदारी है, उसके नोडल ऑफिसर हैं या डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं, उन पे भी ये जिम्मेदारी है कि वो विद इन 15 डेज वो इन्फॉर्मेशन वापस दे देंगे जी। तो इन सब के बाद ये जो ट्राइब्यूनल में आ गया ये मसला, अब ट्राइब्यूनल की जिम्मेदारी हमें देखनी है कि ट्राइब्यूनल को इसको कैसे देखना है जी। अब ये है कि अब ये ट्राइब्यूनल के पास आ गया, इन द मीन टाइम जो क्लेमेंट है उसके पास भी क्या रेमेडीज, उसके पास रेमेडीज है। एक्सीडेंट हो गया, पुलिस ने अब सारा मतलब कार्रवाई जो इसने बामल लाकर विद इन इंटरिम उसको देनी है विद इन 50 डेज, और फाइनल रिपोर्ट यानी डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट उसको विद इन 90 डेज देनी है। इन्वेस्टिगेशन तो उस केस को 60 डेज में कंप्लीट करनी है, लेकिन वो सारी रिपोर्ट उसको कंप्लीट करके ट्रिब्यूनल में पेश करनी है विद इन 90 डेज। अब ये तो हुआ जो इंस्टीट्यूशन को करना है, जो कंपनी को करना है, RTOs को करना है, या SHO को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन को जो इन्फॉर्मेशन देनी है, वो सब कंप्लीट होने के बाद अब ये सारा जो मटेरियल है अब ये ट्रिब्यूनल के पास आ गया। अब ट्रिब्यूनल यहाँ से कैसे चलेगा? अब इसमें जो प्रोविजन है उसमें कुछ तरामी मामला, पहले तो ये था कि नो फॉल्ट लायबिलिटी, मतलब ये है कि एंट्री मिलता था पहले जी, मतलब 50,000 मिलता था या 1 लाख मिलता था, अगर डेथ हो जाती तो 1 लाख, अगर नहीं जख्मी तो 50,000 रुपए। ये प्रोविजन जो है अमेंडमेंट से ये वेव ऑफ हुआ है जी। यानी अब हादसे में अगर नुकसान हुआ है, जख्मी हुआ है या डेथ हुई है, उसके पास 3 ऑप्शंस रखे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट जो है अमेंडमेंट के बाद उन्होंने 3 चीजें रखी हैं। एक प्रोविजन ये है कि 164 सेक्शन 164 में उसके पास हादसा हुआ है, अब ये साबित करना है कि यह हादसा कैसे हुआ है। अगर ये नेग्लिजेंस से ये साबित करेगा ये क्लेमेंट, तो वो मुआवजा डील मतलब डिसाइड करेगा वो ट्रिब्यूनल वो सारी गवाहन देख के वो डिसाइड कर लेगा, क्वांटम डिसाइड कर लेगा, वो कुछ भी हो सकता है जी। वो उसकी इनकम देख के, उसकी एज देख के क्लेमेंट को प्रूव करना है कि ये नेग्लिजेंस, हाँ उसमें जरूरी उसको साबित करना है कि ये नेग्लिजेंस है जी। लेकिन अब इसमें कानून में ये तरमीम अमल लाई गई कि अगर वो कहता कि मैं साबित नहीं करूंगा,
इसमें अब मुझे 6 महीने, 4 महीने, 10 महीने लग सकते हैं। मुझे नहीं है, मैं कंपनी के साथ सेटलमेंट करके मैं विदाउट प्रूविंग द नेग्लिजेंस, उसमें कानून ने ये कहा कि कंपनी को अगर डेथ हुई है उस हालात में 5 लाख रुपए देने हैं जी। 5 लाख इन केस ऑफ डेथ। अगर जख्मी है, ग्रीवियस इंजरी है, तो इन दैट कैपेसिटी उसको 2,50,000 रुपए का विदाउट प्रूविंग एनीथिंग, सिंपली ही हैज टू फाइल। लेकिन वो सिर्फ क्लेमेंट ने ही आगे आना। हाँ, क्लेमेंट को आगे आना है, क्लेमेंट को ऑफर कर, क्योंकि डैमेज उसका ऑफर उनकी तरफ से होगा, ऑफर उसकी तरफ से होगा कि मैं ये वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा। 164 सेक्शन 164 मोटर व्हीकल एक्ट। ये जो एसएचओ ने कार्रवाई बामल लाई है, ये उसने सेक्शन 149 में बामल लाई है। ये सारे इदारे जो उन्होंने रिपोर्ट सारी पेश की है वो उसने उसमें लाई है। इसके अलावा भी है, ये जो इंजर्ड है या ये जो क्लेमेंट है, ये खुद भी हो सकता है या उसका वारिस भी हो सकता है। इन केस ऑफ डेथ तो वारिस होगा। उसके पास भी सेक्शन 166 मोटर व्हीकल एक्ट में उसके पास भी हक है कि वो भी ट्रिब्यूनल में जाके दायर कर सकता है पिटीशन जी। वो भी क्लेम अपना पिटीशन कर सकता है। यानी एसएचओ भी अगर सारी चीजें, सारी रिपोर्ट दायर करता है अपने नजदीकी ट्रिब्यूनल में, और एक क्लेमेंट जो है या वो भी दायर कर सकता है। साइमल्टेनियसली हो सकता है। दो चीजें हो सकती हैं। इनफैक्ट 3 है। एक तो मैंने बताया ना 164 का जी, वो विदाउट डूइंग एनीथिंग उसको 5 लाख मिल सकता है, 2.5 लाख मिल सकता है। इन केस ऑफ डेथ इट इज 5 लाख, और इन केस ऑफ ग्रीवियस इंजरी इट इज 2,50,000। अब अगर ये ऑप्शन नहीं है, अब ये है कि पुलिस ने लाया है जी। अब क्लेमेंट्स किसी दूसरी जगह से हैं जी। मिसाल के तौर पर हादसा श्रीनगर में हुआ है, क्लेमेंट्स अनंतनाग से हैं, क्लेमेंट्स बारामूला से हैं। अब इसमें कानून में ये पहले था कि ये किसी भी जगह दायर कर सकते थे। अब कानून ने इसको थोड़ा तरमीम करके इसको 2-3 जगहों पे ही महदूद करके रख दिया है जी। एक तो ये है कि जहां सरजद हुआ है ये हादसा, पुलिस ने जहां रिपोर्ट्स फाइल की है तो वहां दायर हो सकता है, या जहां क्लेमेंट्स रिजाइड करते हैं या वहां हो सकता है। मतलब ये जो जिसका हादसा हुआ है, जो हादसे में जिसका नुकसान हुआ है, मतलब जानी या माली, जहां वो रहते होंगे वहां कर सकते हैं। हाँ, और एक ऑप्शन इसमें यह है कि जहां वो ऑर्डिनरली अपना बिजनेस करते हैं, मतलब कोई दफ्तर में है, कोई बिजनेस करते हैं, किसी का दुकान है, तिजारत करते हैं, अगर वो वहां करना चाहे जहां वो उनका ज्यादा जाते होंगे दिन में, तो वहां अगर करना चाहे तो वहां पे भी कर सकते हैं जी। अब ये आ गई हमारे पास 3 चीजें। एक ये है कि अगर किसी के 2-3 लवाकिन हैं जी, किसी बंदे की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, उसका एक जम्मू कश्मीर में रहता है, एक बेटा यूपी में रहता है जी, तो ये यहां से भी कर सकता है। कानून ने इख्तियार दिया है कि जहां पे रिजाइड कर सकते हैं वहां कर सकते हैं। अब देखिए, एक तो जम्मू कश्मीर में रहता है, दूसरा यूपी में रहता है। यूपी वाले के पास भी इख्तियार है, वो भी कर सकता है। जम्मू कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर में वारिस रहता है उसके पास भी इख्तियार है, वो भी क्लेम पिटीशन दायर कर सकता है। इसके साथ साथ पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट एक ट्रिब्यूनल में दायर की है। अब इतने सारे पिटीशंस तो हम ये तो चलेंगे नहीं, मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी। तो इस चीज को निपटने के लिए जब कानून में इसमें इसका नहीं था, एक्सप्रेस नहीं था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा के पास जब ये मसला आया तो उन्होंने सारी डिटेल्ड गाइड इसका एवोल्यूशन ट्रेस आउट किया कि इसका मकसद क्या है। तो ये सारी चीजें जब उन्होंने देखी तो उन्होंने ये कहा कि इसमें तो तीनों का बनता है राइट। हर एक तो या तो ये है कि कोई नहीं करेगा, सारी रिपोर्ट्स उनको इन्फॉर्मेशन है कि पुलिस ने किस ट्रिब्यूनल में दायर किया है, वो तो सीधे वहां उसके पास जा सकते हैं, अगर वो जाना चाहे वहां पे अपनी दरखास्त डाल सकते हैं, या पुलिस की रिपोर्ट पे ही आगे चल सकते हैं, वहां वो फैसला होगा। या उन्होंने अगर दूसरी जगह फाइल की है तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जितनी भी पिटिशनर्स हैं इनको हम डिसाइड करेंगे कि सबसे पहले क्या दायर हुआ है। अगर बारामूला वाली में दायर हुआ है, यूपी में दायर हुआ है, या जम्मू कश्मीर, जो सबसे पहले दायर हुआ है बाकी पिटिशनर्स वहीं ट्रांसफर करनी है, इंक्लूडिंग द रिपोर्ट। जो पुलिस ने जो रिपोर्ट अपनी डिटेल्ड एक्सीडेंटल रिपोर्ट पेश की है, वो रिपोर्ट भी हमें उसी में ट्रिब्यूनल को पेश करनी है जहां पे सबसे पहले दायर हुआ है जी। सर, इसमें अगर देखा जाए एक मिसचिफ भी इसमें अक्सर हुआ करती थी कि एक ही पिटिशन 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में होती थी, तो वो सारी चीजें, उन चीजों को खत्म करने के लिए अगर देखा जाए ये अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट बामल आएगी। अब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गाइडलाइंस वाज़ेह की है दिसंबर 2022 में, क्योंकि ये अप्रैल 2022 में ये लागू हुआ है ये चीजें, तो दिसंबर 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल जस्टिस महेश्वरी ने इसमें डिटेल्ड जजमेंट पास की है, और वो पूरे मुल्क में जितनी भी अदालत आलिया हैं उनको ये सर्कुलेट हुई हैं
जी, कि इस मैकेनिज्म को पूरे मुल्क में यूनिफॉर्मिटी से और स्ट्रिक्टली इन लेटर एंड स्पिरिट्स को फॉलो किया जाए। जी। जैसा हमारा जो मौजू है ये काफ़ी बड़ा है, इससे पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया है, तब भी हमें वक्त की कमी की वजह से चीज़ें जो हैं वो वहीं पे रोकनी पड़ी। आज भी हमारा वैसा ही है। हम ये पूछेंगे कि आज आपका हमारे प्रोग्राम के हवाले से एक मैसेज जो हमारे नाजरीन के लिए हो। मेरा मैसेज है जो हमारे नाजरीन हैं उनके लिए भी और तमाम लोगों से भी कि ये जो मोटर व्हीकल एक्ट या जितने भी कवानीन बनते हैं ये हमारी जो लोगों की सहूलियत के लिए हैं, और ये लोग जो सहूलियत तभी हासिल कर पाएंगे जब उनको अपने हकूक़ की जानकारी होगी। हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं हमारा मकसद यही है कि लोग जानकार रहें, लोगों को जानकारी हासिल हो, उनको यह पता हो कि उनको जब भी ऐसे मसाइल दरपेश हों तो वो कहाँ जाएँ, कहाँ से उनको हुकूक हासिल हैं। अगर कोई इदारा काम नहीं करता है तो उसके लिए उनके पास क्या इख्तियार है, कहाँ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ भी आ सकते हैं। हम उनके लिए खिदमत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो यही मेरा पैगाम है कि लोग जानकार रहें और ये कानून में जितने भी हकूक़ हैं उनकी पासदारी के लिए आप वो जो फोरम्स हमने बयान किए हैं उस पर रुजू कर सकते हैं। जैसा साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जी सामीन, आपने देखा कि कितनी खूबसूरती से इस एक्ट को अमेंड किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपको भी इस एक्ट के बारे में कहीं भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, या तो आप बाज़ाब्ता अपना गूगल सर्च करके वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और अगर वहाँ से ना आपको इंफॉर्मेशन मिले, आप अपने नज़दीकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी के या पैरा लीगल वॉलंटियर्स हैं हमारे, उनसे राब्ता करके ये जो इंफॉर्मेशन है ये ले सकते हैं। क्योंकि कुछ अमेंडमेंट्स के बाद अब अगर खुदा न खास्ता कहीं पे कोई एक्सीडेंट होता है तो जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो इस एक्ट और इस अमेंडमेंट के तहत फॉलो किया जाएगा। ऐसा ना हो कि आप वही प्रोसीजर फॉलो करें और कल को फिर आप साल 2 साल बाद आपको पता चले कि नहीं ये प्रोसीजर नहीं था और आपका वो जो टाइम है वो वेस्ट हो। हम चाहते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के जरिए जो भी इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते हैं उस इंफॉर्मेशन का आप पूरा फायदा उठाएं। नाजरीन, ऐसे ही एक और मौजू और एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए।